हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड को। इससे पहली वीडियो में हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड को बहुत अच्छे से कवर किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सभी कवर किए थे। आज की वीडियो में गाइस हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड को कवर करेंगे। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, इसका टाइम पीरियड है गाइस 1066 टू 1350। जहाँ से एंग्लो सैक्सन पीरियड का एंड होता है वहीं से एंग्लो नॉर्मन पीरियड का स्टार्ट माना जाता है। चलिए आप अच्छे से समझ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। द एंग्लो नॉर्मन पीरियड इज़ द पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दैट बिगेन आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 व्हेन विलियम द कन्क्यूरर डिफीटेड किंग हारोल्ड सेकंड एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स एंड बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। किंग हैरोल्ड सेकंड और विलियम द कन्क्यूरर के बीच में फ़ाइट होती है, लड़ाई होती है, जिसमें जो विलियम द कन्क्यूरर हैं वो लड़ाई जीत जाते हैं और इंग्लैंड के राजा बन जाते हैं। इसीलिए जो नॉर्मन कन्क्वेस्ट है, इसी के नाम पे इनका नाम पड़ा इस पीरियड का, एंग्लो नॉर्मन पीरियड इसे कहा जाता है इन्हीं के नाम पर। लैंग्वेज जो इसमें यूज़ हुई थी देख लेते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज ऑफ रॉयल कोर्ट, जो फ्रेंच भाषा थी ये रॉयल कोर्ट की भाषा मानी जाती थी, यानी कि इसे पढ़े लिखे अमीर लोग बोलते थे। कोर्ट में यही भाषा यूज़ होती थी, फ्रेंच। नेक्स्ट है लैटिन, जो लैंग्वेज थी क्लर्जी बोलते थे इस लैंग्वेज को। पादरी जो थे, एजुकेटेड पढ़े लिखे पादरी जो थे, वो लैटिन भाषा बोलते थे। लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड क्लर्जी लैटिन बोलते थे। ओके। इंग्लिश जो थी वो मासेस की, यानी कि आम लोग जो थे वो इंग्लिश भाषा बोलते थे, यानी कि कोई हाई क्लास लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे। यहाँ पर जो आम लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, मासेस थे, वो लोग इंग्लिश बोलते थे। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे। जो फ्रेंच थी वो रॉयल कोर्ट की भाषा थी, लैटिन थी पढ़े लिखे क्लर्जी पादरी की भाषा थी, और इंग्लिश जो थी वो आम लोगों की भाषा थी। इंग्लैंड बिकेम अ ट्रिलिंगुअल कंट्री। नॉर्मांडी रीजन क्षेत्र ऑफ फ्रांस, जो नॉर्मांडी रीजन है, क्षेत्र है, वो फ्रांस का क्षेत्र है नॉर्मैंडी। वहीं का ये था, जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था वहीं का था, इसीलिए नॉर्मन पीरियड इसका नाम पड़ा। लेकिन यहाँ पे बात हुई है कि जो इंग्लैंड है वो ट्रिलिंगल कंट्री बना हुआ था। जैसे हमने ऊपर बात की है कि फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, तीन भाषाओं का यहाँ पे प्रचलन था, तो ये तीन भाषाओं का मिक्सअप हुआ था इंग्लैंड उस टाइम पे। आई होप सो जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो आप समझ रहे होंगे। चलिए मेन फीचर्स देखते हैं इस पीरियड के। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच भाषा थी उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था इस पीरियड में। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ रोमांस लिटरेचर। यहाँ पे रोमांस जो लिटरेचर था हमारा, उसका उदय हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी इसकी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ चिवलरी, जिसे पोलाइटनेस बोलते हैं। चिवलरी आप बोले शिवलरी बोला जाता है, ऐसे इसे इम्पोर्टेंस ऑफ शिवलरी, पोलाइटनेस, यानी कि इस तरह की सिंपथी टाइप बातें यहाँ पे हो रही थी लिटरेचर में या वैसे। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस लिटरेचर। यहाँ पे जो धार्मिक लिटरेचर था, साहित्य, उसका प्रचलन बहुत ज़ोरों शोरों पे था। नेक्स्ट पॉइंट है राइटिंग ऑफ क्रॉनिकल्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, यानी कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे इसके मेन फीचर्स देख रहे थे। इसलिए इन सारी बातों का यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि हाँ इस पीरियड में क्या क्या चीज़ें प्रभाव में थी। तो क्रॉनिकल्स यानी कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बहुत लिखे जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश। यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा था ओल्ड इंग्लिश का मिडिल इंग्लिश की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड एंटर द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच बहुत सारे वर्ड एंटर हुए, क्योंकि फ्रेंच यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीरों की भाषा थी, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच वर्ड्स यूज़ होने शुरू हो रहे थे, बल्कि काफ़ी यूज़ हो भी गए थे। नोटेबल इवेंट्स देखते हैं। अ नोटेबल इवेंट ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन एरा वाज द मर्डर ऑफ थॉमस बैकेट, द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी इन 1170। बैकेट कन्फ्लिक्ट विद हेनरी सेकेंड। यहाँ पे एक नोटेबल इवेंट था एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, जो थॉमस बैकेट का मर्डर था। वो आर्क बिशप थे कैंटरबरी में, उनकी लड़ाई थी हेनरी सेकंड से, जिसकी वजह से उनका मर्डर किया जाता है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है। इसलिए ये एक नोटेबल इवेंट था इस पीरियड का। जो कैथेड्रल होता है उसमें ही जो हमारे आर्क बिशप होते हैं थॉमस बैकेट, उनका मर्डर कर दिया जाता है हेनरी सेकंड के द्वारा, इसलिए इस पीरियड का बहुत ही फेमस नोटेबल इवेंट है।
जो याद करने वाली बात है, आपको याद होनी चाहिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड मिडिल इंग्लिश बिगेन टू डेवलप, द चर्च बिकेम वेरी पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट, हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड रोमांटिक लिटरेचर वाज प्रोड्यूस। इस पीरियड में जो मिडिल इंग्लिश थी, मिडिल इंग्लिश वो डेवलप हो रही थी, उसका विकास हो रहा था। चर्च जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली होते जा रहे थे। और रिलीजियस जो रोमांटिक लिटरेचर था वो प्रोड्यूस हो रहा था, यानी कि बनाया जा रहा था, बन रहा था। तो इस पीरियड में यही काम हो रहे थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फेमस वर्क्स देखते हैं जो यहाँ पर मैंने ट्रिकी आपको अंदाज में बताए हुए हैं। POLAO ऐसे करके आप याद कीजिएगा राइटर्स के नाम और किस बारे में उन्होंने अपना वर्क लिखा, वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। ये मैंने इजीली जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो आप ही के लिए बनाए हैं ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। पी का देखते हैं हम सबसे पहले, पेटरब्रफ क्रॉनिकल्स, ये इंग्लैंड का इतिहास था। नेक्स्ट है ओ, जिसमें ऑरम्स और मुलम, ये बाइबल की व्याख्या थी। एल में आएगा हमारा लेमन ब्रुट, ब्रिटेन के राजा और किंग अर्थर की कथा थी। नेक्स्ट है ए, जिसमें एंक्रेन विसे, यानी कि धार्मिक महिलाओं का मार्गदर्शन था इसमें वर्क में। नेक्स्ट है ओ, जो आउल एंड नाइटिंगेल, दो पक्षियों के बीच वाद विवाद पर थी हमारी ये वर्क। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। मैंने ट्रिक के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। POLAO आपको ये इस तरह करके याद करना है ताकि आपके याद रहे, और ये भी याद रखना है आपको कि कौन सा वर्क किस चीज़ पे बेस्ड था। इसी के साथ साथ गाइज इस पीरियड में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ भी आई थी। एक हमारा मेन चीज़ आती है, आपने बहुत नाम सुना होगा, मैग्ना कार्टा। ये इसी पीरियड में लॉन्च हुआ था, आया था। तो देखते हैं मैग्ना कार्टा क्या होता है। व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इसका क्या जवाब देंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैग्ना कार्टा क्या होता है और ये कब आया था। तो मैग्ना कार्टा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश हिस्ट्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश की हिस्ट्री में मैग्ना कार्टा। इट लेड द फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ आई थी यहाँ पे, बहुत ही अच्छा कानून था ये, बल्कि एक बिल्ड हुई थी यहाँ पे चीज़। मैग्ना कार्टा वाज अ लैंडमार्क लीगल डॉक्यूमेंट दैट लिमिटेड द किंग्स अथॉरिटी एंड established the principles that no one, not even the king, is above the law। ये जो मैग्ना कार्टा था इस तरह का हमारा डॉक्यूमेंट था जिसने जो राजा थे उनकी पावर्स को कंट्रोल किया था और ये बताया था कि किंग्स भी, राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। ये हमारा मैग्ना कार्टा जो आया था उसी ने किंग्स के ये डोमिनेंट नेचर था उसे कंट्रोल किया था, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है मैग्ना कार्टा। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि मैग्ना कार्टा कब आया था। चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैग्ना कार्टा कब आया था देखते हैं पॉइंट्स में। इट वाज इशूड इन 1215। मैग्ना कार्टा 1215 में आया था। तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। 1215 में मैग्ना कार्टा आया था और क्यों आया था, इसने किंग्स की पावर्स को कंट्रोल किया था कि लॉ से ऊपर, कानून से ऊपर किंग्स भी नहीं हैं, किंग्स को भी कानून का पालन करना होगा। ये हमारा मैग्ना कार्टा है, इसी के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इट वाज साइंड बाय किंग जॉन। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ कॉल्ड द ग्रेट चार्टर। इसे महान बड़ा चार्टर कहा जाता है या माना जाता है। इट लिमिटेड द पावर्स ऑफ किंग। इसने किंग्स की, राजाओं की पावर्स को लिमिटेड किया, नियंत्रित किया। इट डिक्लेयर्ड दैट द किंग इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू द लॉ। यानी कि इसने बताया कि जो किंग्स हैं, राजा हैं, वो भी कानून के, लॉ के अधीन हैं। तो आई होप सो आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे इस पूरे पीरियड को और मैग्ना कार्टा को। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने की कोशिश की हैं, बहुत डिटेल में मैं नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने आपको इस पीरियड में जो जो चीज़ें हुई, फेमस वर्क्स हो गए या जो भी जिस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, मैंने आपको सभी बताने की कोशिश की है। ख़ासतौर से मैग्ना कार्टा जो कि इस पीरियड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्टर है। तो आई होप सो आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड क्या होता है और किस किस तरह इस पीरियड में काम हुए थे। तो मेरा बस यही था कि आपको इस वीडियो में बताया जाए कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड में क्या वर्क्स हुए थे और ये किस तरह इंग्लिश लिटरेचर में इम्पोर्टेंट है। तो आई होप सो आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इससे पहली वीडियो में हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड को बहुत अच्छे से कवर किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, और आगे भी हम इस तरह ही वीडियो में आपको सारे पीरियड बहुत अच्छे से बताते रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चाहे वो उसमें कोई सा भी रेनेसा हो गया, विक्टोरियन पीरियड हो गया,
रोमांटिक पीरियड हो गया, कोई भी हो गया, हम ऐसे ही वीडियो के थ्रू आपको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, और आपसे अगर कोई भी वीडियो मिस हो जाए तो डोंट वरी, आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। और वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप चैनल पे बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए डायरेक्ट आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। गुड बाय, टेक केयर।